सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक, जिसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कार्बनिक रसायन क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो लिखेंगे, लवाजे ने प्रयोग द्वारा दिखाया कि एक वैज्ञानिक का नाम है, कार्बनिक यौगिक प्राय कार्बन, एच से क्या होगा हम लोग का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। इस आधार पर कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया है। ये हो गया हम लोग का पहला का। इसी में था कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या और ये सिद्धांत अंत कैसे हुआ। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग बुक से ही जान लेंगे। प्रारंभ में ऐसी मान्यता की थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से प्राप्त किए जा सकते तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं था। जब जब खोज हो रहा था तो उस समय सिर्फ ऐसी थी मान्यता कि सजीव द्वारा ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, प्रयोगशाला में नहीं। लेकिन बर्जीलियस वैज्ञानिक का नाम है, ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। ठीक है, आता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, बहुत ही बार आया, तो बर्जीलियस, याद रखिएगा। जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब बोहलर, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया से क्या बना दिए, कार्बनिक यौगिक, संश्लेषण अमोनिया साइनेट और कार्बनिक यौगिक को गर्म करके किए। ठीक है, जो आपको ये देना होगा समीकरण, इस प्रकार लिख सकते हैं पहला का। अब चलिए हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हम लोग का, कार्बनिक यौगिक के स्रोत एवं महत्व का उल्लेख करें। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या क्या है, तो सेकंड हम लोग को जान लेंगे। कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी, जो आप लिखे तो वहाँ से लिख सकते हैं। चलिए बता देते हैं आपको। तो प्रारंभ में आप यहाँ से ऐड कीजिएगा। देखिए प्रारंभ में दिया हुआ है, उस समय था ना कि सिर्फ सजीव से ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, प्रयोगशाला में नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में देखिए कोल्वे ने एसिटिक अम्ल तथा बर्थेलो ने मीथेन संश्लेषण किया। अब तक वो 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक है, यही आपको लिखना था, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। थर्ड नंबर प्रश्न आपका VVI है। ठीक है, ये काफ़ी बार आया है, आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में विभेद करना है। इससे पहले अगर आप लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि देखिए उसमें सारा VVI को बताया गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको VVI करके बता दिया गया है। कम से कम आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए थर्ड नंबर के हम लोग जान लेते हैं, आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक क्या है। तो आयनिक बंद होते हैं, आयनिक यौगिक में आयनिक बंद होते हैं, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन बंद होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और इसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न या कम होता है। ठीक है, इसमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है, आयनिक यौगिक में विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है, अब विद्युत का प्रवाह इसमें नहीं किया जाता है, ये आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एवं दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अणुसूत्र C6H14 वाले सभी समावयवियों को लिखना है आपको। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे अणुसूत्र C6H14 हेक्सेन, इसका 5 समवयवता होते हैं। ठीक है, ये पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, यहाँ पे चौथा और ये पांचवा है हम लोग का। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, यही लिखना था। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कार्बनिक यौगिकों की वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक, यहाँ से आपको नोट करना है, कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बनिक यौगिक के कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिससे कार्बनिक यौगिक के गुणों को अध्ययन नियमित रूप से हो सके। क्या है ना मेरे प्यारे साथियों कि इसमें बहुत सारा संख्या है, तो सभी को अलग अलग में विभाजित किया गया है, जिससे अध्ययन करने में सरल हो सके। सबसे साधारण कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से संयोग कर बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन को संयोग करेगा तो वो हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेता है। हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित रूप में श्रृंखला के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नोट में कि खुली श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। यानी जो खुला श्रृंखला रहेगा उसे हम लोग एलिफैटिक कहेंगे, जो बंद श्रृंखला रहता है उसे एरोमेटिक कहते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे ये कार्बनिक यौगिक है, जिसे दो भाग में विभाजित किया गया, एक खुली श्रृंखला एक बंद श्रृंखला। ठीक है, खुली श्रृंखला को भी दो तरफ विभाजित किया जाता है, एक संतृप्त में एक असंतृप्त में। संतृप्त किसे कहते थे, जिसमें
परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो संतृप्त होगा, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो असंतृप्त होगा। संतृप्त में एल्केन के रखा गया, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन के रखा गया। इस प्रकार आप वर्गीकरण को भी लिख भी सकते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार के मतलब इसमें से ऑब्जेक्टिव 1-2 100% आएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रियाशील समूह कहते किससे हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से लिख लीजिएगा, क्रियाशील मूलक, ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिकों के वैसा समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे हम लोग क्रियाशील मूलक कहते हैं। और सेकंड नंबर में हम लोग को दिया गया है कि क्रियाशील समूह को जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी अम्ल, एस्टर, एमीन, एल्कील, इसका बताना है आपको, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल को क्या होता है OH, ईथर का सिंगल बॉन्ड, इसको बॉन्ड पढ़ेंगे O, कीटोन के CO, ईस्टर के R, एल्डिहाइड के CHO, कार्बोक्सिल के अम्ल को क्या होगा सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर के आप आंसर यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र आप ये लिख लीजिएगा। इसका देखिए क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड CHO, इसको सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे, ये नहीं कि आप लोग माइनस पढ़ने लगेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ईथर है, कीटोन है, और ये लैंथेनाइड्स का परमाणु समूह, ये आपको नहीं करना है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये भी आप ऐड कर सकते हैं उसी में। 7 नंबर है हम लोग का कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि यौगिक की संख्या असंख्य क्यों होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। जो कार्बन होता है वो अन्य परमाणुओं के साथ बंध बना लेता है, ठीक है, अद्भुत शक्ति होती है। फिर आगे देखेंगे, कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण इस श्रृंखलन गुण भी कहते हैं, ठीक है, अधिक होने के कारण इसे श्रृंखलन गुण भी कहते हैं। तथा कार्बन में 4 संयोजकता होती है। आप जानते हैं कि कार्बन में 4 संयोजकता होती है, इसीलिए इनमें कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से घिरे रहते हैं, बंध बनाने की क्षमता रखती है। अतः कार्बन यौगिकों की संख्या असंख्य है, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा, ये भी काफ़ी बार आया है, समव्यवता क्या है, विभिन्न प्रकार की समव्यवता का उल्लेख उदाहरण के साथ करना है आपको, ठीक है। तो समव्यवता लिख के हम लोग डैश लिखेंगे, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान एवं रासायनिक तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समव्यवता कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, जिसका अणुसूत्र समान होगा एवं रासायनिक तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समव्यवता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन के 2 समव्यवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समव्यवता 2 प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक समव्यवता लिख सकते हैं, वैसी समव्यवता जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न तरीके से जोड़े जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन में विभिन्न प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ा गया है। और दूसरा देखेंगे त्रिविम समव्यवता, उसी का है, तो वैसी समव्यवता जिसमें किसी हाइड्रोजन के समव्यवता त्रिविम संरचना से जुड़े होते हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र समान एवं संरचना भिन्न भिन्न होते हैं। इसका आप लिख लीजिएगा। तो 9 नंबर के देखेंगे, एथिल एल्कोहल के संरचना सूत्र लिखकर आईपीएससी पत्ती में इसका नाम बताना है, इसके बनाने की एक विधि बताएं, इसके 4 प्रमुख गुणों को भी लिखना है। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र CH3CH2OH, ठीक है। आईपीएससी के पत्ती का नाम एथेनॉल है और बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है। व्यापारिक विधि से इसके चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, चीनी या स्टार्च से किण्वन द्वारा बनाया जाता है। जो नीचे समीकरण दिया गया आप ये नोट कर लीजिएगा। एथिल एल्कोहल का ही हम लोग को 4 गुण लिखना था। तो पहला है ये बाष्पशील द्रव, बाष्पशील कौन होता है, जो द्रव होता है एवं रंगहीन होता है, ठीक है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन है, इसका गलनांक 156 केल्विन है, यह अच्छा विलायक है, ये विलयन में एक अच्छा विलायक है, कौन, एल्कोहल। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट दिया गया था एसीटिक अम्ल, ठीक है। एथिल एल्कोहल को एथेनॉल एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। एथेनॉल अम्लीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर एसिटिल्डिहाइड देता है। एसिटिल्डिहाइड के पुनः ऑक्सीकृत कर एसीटिक अम्ल देता है, ठीक है। ये 2 प्रकार में बनता है, सबसे पहले बनाता है, पहले अभिक्रिया करता है तो ये बना लिया, इसके बाद अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे जाकर आपको एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड थर्ड नंबर पे। सेकंड हम लोग को प्राप्त करना है डाइल ईथर, ठीक है, जो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा।
और उसी देखिए थर्ड नंबर है, आपको प्राप्त करना है एथिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले आप यहाँ से नोट कीजिएगा, तो यहाँ प्राप्त होगा एथिल ब्रोमाइड। और सेकेंड बार जब PCl5 से क्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड प्राप्त कर लेता है। और फोर्थ नंबर यहाँ से, तो चारों को हो गया। एथिलीन, देखिए एथिलीन यहाँ पे प्राप्त हो गया, 2 चरण में ये सब बनता है। 11 नंबर, किण्वन क्या है, चीनी से एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, लिखिएगा आंसर देखें कि किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ये एक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। किण्वन में एथेनॉल शर्करा या स्टार्च से किण्वन द्वारा बनाया जाता है। जो एथेनॉल है वो शर्करा है, स्टार्च है, वो किण्वन द्वारा बनाया जाता है। शक्कर के किण्वन की अभिक्रिया एवं ऐसे पदार्थ में की जाती है जिसमें किण्वन की दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा सके। और ये आप दे दीजिएगा, देखिए ये हमारा क्या है, चीनी है। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे प्राप्त हो गया हम लोग का एथेनॉल। बैलेंस बराबर किया गया है। अब 12 नंबर देखिए, एथेनोइक अम्ल से आपको अभिक्रिया कराना है बारी बारी और रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण, सोडियम से, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये बुक में दिया गया, आपको बता देते हैं। तो पहला हम लोग के था सोडियम से अभिक्रिया कराना। एथेनोइक अम्ल को सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, जब एथेनोइक अम्ल को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनता है। आप ये समीकरण देखिएगा, ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र हुआ, सोडियम से अभिक्रिया किया है तो सोडियम एसीटेट बना है। ठीक है, प्लस में H2। और उसी का सेकेंड और थर्ड था कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो दोनों दिया गया, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, करके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, स्टरीकरण हैलोजनीकरण। यहाँ से लेके आपको 17 तक कम से कम 2 प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेंगे स्टरीकरण क्या है। तो 1 नंबर में लिखेंगे स्टरीकरण। देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एथेनॉल के अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, एस्टर का निर्माण, अतः जिस प्रक्रिया द्वारा एस्टर का निर्माण किया जाता है उसे स्टरीकरण कहलाता है। इसका गंध मीठा होता है जिसे इत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परफ्यूम के रूप में। ये हो गया हम लोग का स्टरीकरण। और उसी का सेकेंड था हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो सूर्य के विसरित प्रकाश में Cl2 की अभिक्रिया मीथेन से कराने पर प्रत्येक अभिक्रिया के फलस्वरूप मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है तथा HCl का निर्माण करता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया हैलोजनीकरण कहलाते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया में बार बार Cl2 से अभिक्रिया कराता है, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश में। तो एक क्या होता है जो गायब हो जाता है। देखिए यहाँ पे 3, फिर से करवाएंगे इसी को अभिक्रिया तो 2, फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो 1, फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। यानी इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजनी यानी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसका देखिए 4 चरण में जाकर पूरा होता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है जो सभी को अभिक्रिया कराना है आपको, तो ये बुक में दिया गया है, बता देते हैं आपको। तो 14 का पहला आप यहाँ से लिख लीजिएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन प्राप्त होता है। ठीक है, और सेकंड ये है कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और चलिए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपको यहाँ से नोट करना है, यहाँ तक नाइट्रोबेंजीन, और चौथा नंबर यहाँ से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आया है। साबुन और अपमार्जक में विभेद करना है, यानी आपको अंतर बताना है। तो आप सबसे पहले डैश देके लिखिएगा, साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है, यानी अंतर, साबुन एक साइड और एक साइड अपमार्जक। उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है, साबुन साइड, इधर लिखिएगा। यह उच्च वसा यानी उच्च वसा एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न का सोडियम लवण है। ठीक है, ये जो होता है यह उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न का सोडियम लवण है। इधर लिखेंगे यह कठोर जल में अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि यह कठोर जल में अभिक्रिया कर आसानी से यानी अभिक्रिया कर लेता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण को विस्थापित कर आसानी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अपमार्जक यानी सर्फ, इससे कपड़े की सफाई अच्छी से नहीं होती है, इस साइड लिख लेंगे, इससे कपड़ों की सफाई अच्छी से होती है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं तीनों का अंतर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल क्या है, ये कैसे प्राप्त होता है, उदाहरण देकर इसके प्रमुख गुणों को भी लिखना है आपको। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे हम लोग कि एल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनने वाली एक कार्बनिक यौगिक है। इसे ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज के किण्वन के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम चीनी को जल
की उपस्थिति में किण्वन कराई जाती है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। जब सर्वप्रथम चीनी को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाते हैं एवं ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे चीनी का सूत्र है, हम लोग क्रिया क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर किए किण्वन, किण्वन किस में होता है, ईस्ट में। ऑब्जेक्टिव आता है किण्वन किस में होगा आपको, तो ईस्ट में, तो एथेनॉल हम लोग को प्राप्त हो गया। 17 नंबर प्रश्न है, साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। ये भी बार बार आता है, चलिए जान लेते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे साबुनीकरण, वनस्पति तेल एवं वसा अम्लों के जल अपघटन के फलस्वरूप ग्लिसरॉल एवं साबुन प्राप्त होते हैं। इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तथा कम झाग का निर्माण करता है, झाग यानी फेन, जिससे कपड़ों की सफाई अच्छी तरह से नहीं होता है। जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण को पृथक यानी अलग कर अभिक्रिया के फलस्वरूप अधिक झाग का निर्माण करता है, अधिक फेन का निर्माण करता है, ठीक है, और कपड़ों की गंदगी को जल में विस्थापित कर देता है। इसी के कारण अपमार्जक ने साबुन के स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक है, इसे आसानी से लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार सारा दीर्घोत्तरीय अति लघुत्तरीय सभी प्रश्न का हल किया गया है। देखिए 18 नंबर है, इसको आपको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।